हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे भू आकृतिक प्रक्रियाओं के चौथे भाग के बारे में। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे अपरदन एवं निक्षेपण के बारे में, यानी इरोजन एंड डिपोजिशन के बारे में। और हम मृदा निर्माण यानी सॉइल फॉर्मेशन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं इसके बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अपरदन यानी इरोजन किसे कहते हैं। तो जैसा कि पहले के वीडियो में हमने जाना कि विभिन्न भू आकृतिक कारक जैसे हवा, जल, हिम इत्यादि से अपक्षय होता है शैलों का। तो जब इन शैलों का विभिन्न भू आकृतिक कारक द्वारा अपक्षय होता है, तब ये शैल जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं। और यही छोटे छोटे टुकड़े जो है वो विभिन्न भू आकृतिक कारक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जाते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया को हम कहते हैं अपरदन यानी इरोजन। तो हम कह सकते हैं कि अपरदन जो है वो किसी भी शैल के अपक्षय के बाद प्रारंभ होता है, जब शैल जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों टूट जाते हैं। तो जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ लहरें जो हैं वो शैलों का अपक्षय कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो है वो शैल जो है वो कमज़ोर बन के टूटने लगते हैं। और उसके बाद ये छोटे छोटे टुकड़े जो है वो लहरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जाते हैं, यानी ये बह के एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं लहरों के साथ। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपरदन। और यहाँ भी हम देख सकते हैं, यहाँ हवा के द्वारा जो है वो अपरदन हो रहा है। तो ये जो भी अपरदन होता है वो विभिन्न भू आकृतिक कारक के द्वारा होता है। और जब ये अपरदन होता है तब इसमें शैलों के जो छोटे टुकड़े होते हैं अपक्षय के बाद जो बनते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जाते हैं। अब अपरदन का अर्थ है गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग जो भू सतह के साथ संचालित कारकों से संबंधित होता है। यानी जो भी अपरदन होता है उसके पीछे जो ऊर्जा है वो है गतिज ऊर्जा, यानी इस गतिज ऊर्जा के कारण ही अपरदन प्रक्रिया होता है। और हम गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। और इसे हम इस तरह निकालते हैं और जानते हैं, गतिज ऊर्जा जो कि काइनेटिक एनर्जी है बराबर हाफ mv², जहाँ m जो है वो बृहद यानी मास है और v जो है वो वेग यानी वेलोसिटी होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो है वो किसी भी पदार्थ के बृहद यानी मास और उनके वेलोसिटी पर निर्भर करता है। और इसी गतिज ऊर्जा के कारण जो है वो अपरदन प्रक्रिया होता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि निक्षेपण क्या होता है, यानी डिपोजिशन किसे कहते हैं। तो निक्षेपण जो है वो अपरदन का परिणाम होता है। यानी जब अपरदन हो तो शैल जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और यही छोटे टुकड़े जो हैं वो विभिन्न भू आकृतिक कारक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान बाहर लिए जाते हैं। और फिर यही छोटे टुकड़े जो हैं वो किसी स्थान पे जमा होने लगते हैं, और इसे ही हम कहते हैं निक्षेपण यानी डिपोजिशन। तो ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाता है, यानी गतिज ऊर्जा में कमी आ जाता है, तो अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। यानी ये छोटे टुकड़े जो हैं शैल के वो बहा के दूसरे स्थान ले जाए जाते हैं। और जब इन कारकों के वेग में कमी आ जाता है, तब वहाँ जाके इन अवसादों का निक्षेपण यानी डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे लहरों द्वारा जो है यहाँ पर निक्षेपण प्रक्रिया हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अवसादों का जो है वो जमाव हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निक्षेपण। और ये हमेशा जो है वो अपरदन के बाद ही शुरू होता है। यहाँ भी हम देख सकते हैं, यहाँ हवा के द्वारा जो है वो निक्षेपण हो रहा है। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि अपक्षय किसे कहते हैं और अपरदन और निक्षेपण किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अपक्षय के बाद जो है यानी मास वेस्टिंग के बाद अपरदन प्रक्रिया शुरू होता है यानी इरोजन। और इसी अपरदन प्रक्रिया के बाद जो है निक्षेपण यानी डिपोजिशन प्रक्रिया शुरू होता है। तो आइए अब हम देखेंगे कि मृदा और मृदा निर्माण
प्रक्रिया क्या है और मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मृदा क्या होता है। मृदा यानी सॉइल जो है वो एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं और ये मृदा जो है उनका अपेक्षय अपकर्ष का परिणाम है। यहाँ हम देख सकते हैं चित्र में, ये मृदा है जिसमें बहुत सारी जैविक, रासायनिक और भौतिक क्रियाएं चलते रहते हैं और इनका जो है निर्माण होता है अपरदन और अपक्षय के कारण, जब सेल जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। मृदा निर्माण कारक कौन कौन से यहाँ हम देखेंगे। तो मृदा निर्माण के 5 मूल कारक होते हैं जो है मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जल, वायु किसी भी स्थान का, जैविक क्रियाएं और समय। तो ये 5 जो है वो महत्वपूर्ण कारक होते हैं निर्माण में मृदा के और ये प्रभावित करते हैं कि किसी स्थान का मृदा जो है वो किस तरह होगा और उनका निर्माण कैसे हो रहा है। तो यहाँ हम एक एक कारक को देखेंगे विस्तार से। अब यहाँ देखेंगे कि मूल पदार्थ और शैल जो है वो कैसे प्रभावित करते हैं मृदा निर्माण में। तो मृदा निर्माण में मूल शैल एक निष्क्रिय नियंत्रण कारक होता है और मूल शैल जो है वो कोई भी तदस्थानी तथा अपेक्षित सेल, मलबा या लाए गए निक्षेप हो सकते हैं। यानी जो भी खनिज पदार्थ मौजूद रहेंगे मूल शैल में या पदार्थ में, हमें उसी तरह के खनिज और उन्हीं तरह के विशेषता मिलेंगे मृदा में। यानी हम कह सकते हैं कि मृदा जो है वो सीधे सीधे संबंधित होते हैं अपने मूल पदार्थ में, यानी उनका मूल शैल क्या है, यानी जो भी मृदा बने हैं वो कौन से शैल से बने हैं। और यहाँ मृदा निर्माण जो है वो आधारित होते हैं, जब हम मूल पदार्थ की बात करेंगे तो वो आधारित होते हैं मृदा निर्माण गठन यानी मलबा के आकार पे और उनके संरचना पे, यानी मलबा के कणों का विन्यास कैसा है, उनके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है और सेल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पे। तो ये 3 कारक जो है वो मूल पदार्थ के अंदर आते हैं और ये प्रभावित करते हैं मृदा निर्माण में। अब हम देखेंगे स्थलाकृति या उच्चावच जो है वो कैसे प्रभावित करते हैं मृदा निर्माण में। तो मृदा निर्माण आधारित है ढाल की तीव्रता पर, यानी ढाल जो है वो अधिक तीव्र है या कम तीव्र है, इस पे भी मृदा निर्माण जो है वो आधारित होता है। फिर किसी भी स्थान में वर्षा की मात्रा जो है वो भी सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं मृदा निर्माण प्रक्रिया को। जल परिश्रवण यानी जल परमिएबिलिटी जो है वो भी प्रभावित करते हैं मृदा निर्माण प्रक्रिया को। और अपरदन की दर यानी इरोजन इंटेंसिटी कितना है किसी भी स्थान का, वो भी आधारित करते हैं मृदा निर्माण प्रक्रिया को। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्थलाकृति के अंदर ये 4 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं मृदा निर्माण को। अब यहाँ देखेंगे कि किसी भी स्थान का क्लाइमेट यानी जलवायु जो है वो किस तरह मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो जलवायु जो है वो मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक होता है और ये आधारित होता है 2 महत्वपूर्ण कारक पे, यानी प्रवणता वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि पर तथा आर्द्रता तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता पर। तो जलवायु के अंदर ये 2 प्रमुख कारक हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं किसी भी स्थान में। और जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न जलवायु वाले प्रदेश में विभिन्न प्रकार के मृदा पाए जाते हैं। ये इसीलिए क्योंकि किसी भी स्थान के जलवायु जो है वो सीधे तौर पे वहाँ के मृदा निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो जब उच्च वर्षा वाले आर्द्र भूमध्य रेखा वर्षा वाले क्षेत्र में जो है वहाँ अधिक वर्षा होता है, जिसके कारण सिलिका जो है एक खनिज पाया जाता है शैलों में। तो ये सिलिका का बहाव होता है जहाँ पे उच्च वर्षा होता है और ये भूमध्य रेखीय वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिसिलिकेशन, क्योंकि यहाँ पे सिलिका जो है खनिज वो बह जाते हैं वर्षा के साथ
जल के साथ, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिसिलिकेशन। और वहीं पे शुष्क जलवायु में, ड्राई क्लाइमेटिक रीजन में जो है, जहाँ पे तापमान उच्च होता है और वाष्पीकरण भी बहुत अधिक होता है, वहाँ पे हार्ड पैन का फॉर्मेशन होता है, यानी वहाँ पे हार्ड पैन जल के अभाव में। और तापमान जो है, जो जलवायु का एक महत्वपूर्ण भाग है, वो किसी भी रासायनिक और जैविक गतिविधि को कम या अधिक करते हैं। इसीलिए विभिन्न जलवायु वाले प्रदेश में, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के तापमान और विभिन्न प्रकार के वर्षा पैटर्न मिलते हैं, वहाँ पे मृदा निर्माण प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न होते हैं और विभिन्न प्रकार के मृदा पाए जाते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि कैसे जैविक क्रियाएं, जिसको हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी कहते हैं, वो भी मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। तो मृत पौधे जो हैं वो मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं, यानी जो भी पौधे मृत हो जाते हैं वो मिट्टी में मिलते हैं और वो ह्यूमस प्रदान करते हैं, और वो ह्यूमस जो है वो मिट्टी को जो है वो बहुत अधिक उपजाऊ बनाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी में मौजूद कुछ बैक्टीरिया और जीव होते हैं जो नाइट्रोजन निर्धारण में शामिल होते हैं। अब यहाँ हम जानेंगे कि नाइट्रोजन निर्धारण किसे कहते हैं। तो यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र जो है वो नाइट्रोजन निर्धारण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का है। और इस प्रक्रिया में जो नाइट्रोजन जो वातावरण में मौजूद होते हैं, उसे ये बैक्टीरिया जो है प्राप्त कर रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग होता है। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाइट्रोजन निर्धारण। तो ये प्रक्रिया जो है ये भी प्रभावित करते हैं मृदा निर्माण में। तो हम कह सकते हैं कि ये जैविक क्रिया जो है वो प्रभावित करते हैं मृदा निर्माण प्रक्रिया को। अब यहाँ हम देखेंगे कि समय जो है वो कैसे प्रभावित करते हैं मृदा निर्माण में। तो किसी भी मिट्टी का प्रोफाइल जो है, उसकी परिपक्वता और विकास जो है वो सीधे तौर पे समय पे निर्भर करता है। और परिपक्व मिट्टी जो है उसे कहते हैं जहाँ पर सभी प्रकार के प्रोफाइल का जो विकास है वो ठीक ढंग से होता है। वहीं जहाँ पे समय का अभाव होता है वहाँ पे तरुण युवा मिट्टी बनते हैं, जिनमें संस्तर यानी प्रोफाइल और होराइजन का अभाव रहता है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टील। ये जो हिमानी टील और जलोढ़ मिट्टी होते हैं ये तरुण युवा मिट्टी होते हैं, यानी यूथ सॉइल होते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो प्रोफाइल का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे समय पे जो है वो मिट्टी यानी मृदा की प्रोफाइल की परिपक्वता और विकास निर्भर करती है। तो अब तक हम लोगों ने जाना कि कैसे मृदा जो है उसका फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा अपरदन एवं निक्षेपण के बारे में, जिसे हम कहते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन, और मृदा निर्माण के बारे में। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो इस अध्याय से संबंधित हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।